पृथ्वीराज चौहान, भारत के अजेय योद्धा की अमर गाथा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में वीरता, शौर्य और राष्ट्र प्रेम का पर्याय बन चुका है। चूंगाड़ी साम्राज्य के आक्रमणकारियों को बार बार धूल चटाने वाले इस महान राजा के जीवन की गाथा अत्यंत रोमांचक और प्रेरित करने वाली है। आइए आज हम पृथ्वीराज चौहान के अदम्य साहस और अविश्वसनीय वीरता की कहानी को जानें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में गुजरात के चहामन वंश में हुआ था। बचपन से ही पृथ्वीराज में असाधारण बुद्धि, अदम्य साहस और कुशल योद्धा बनने की क्षमता थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पिता के निधन के बाद अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की शासनकाल में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी वीरता और युद्ध कौशल। उन्होंने कई बार चूंगाड़ी साम्राज्य के शक्तिशाली शासक मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था सन 1192 में हुआ तराइन का युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में भारतीय सेना ने मोहम्मद गौरी की विशाल सेना को करारी हार दी। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में, हालांकि पृथ्वीराज चौहान की वीरता का अंत तराइन के युद्ध के बाद नहीं हुआ। सन 1152 में ही मोहम्मद गौरी एक बार फिर बड़ी सेना के साथ भारत पर चढ़ाई कराया। इस बार पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध की तरह बड़ी सेना नहीं जुटा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक वीर योद्धा और राष्ट्रप्रेमी राजा का आदर्श है। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वह भारत के गौरव हैं और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म और परिवार। भारतीय इतिहास के पन्नों में वीरता और शौर्य की अमिट छाप छोड़ने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ था। उनकी माता कर्पूरी देवी थीं, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की पुत्री थीं। पृथ्वीराज का बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अदम्य साहस झलकता था। उनकी शिक्षा अजमेर के विद्वान गुरुओं के संरक्षण में हुई थी। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें अजमेर का शासक घोषित कर दिया गया था। अपने शासनकाल के दौरान पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे, जिससे उन्हें धर्म रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कई राजकुमारियों से विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी सौगंधा थीं, जो गुजरात के राजा की पुत्री थीं। उनकी दूसरी पत्नी चंद्रलेखा थीं, जो कान्यकुब्ज के राजा की पुत्री थीं। उनकी तीसरी पत्नी विमला थीं, जो मालवा के राजा की पुत्री थीं। पृथ्वीराज चौहान एक धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह अपनी प्रजा के प्रति सदैव दयालु और उदार भाव रखते थे। उनके शासन के दौरान अजमेर समृद्धि और शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। पृथ्वीराज चौहान का जीवन वीरता, साहस और अदम्य शौर्य का प्रतीक है। उनकी कहानियां आज भी राजस्थान के लोक गीतों और कथाओं में जीवित हैं, जो उनके अमर बलिदान और शौर्य की याद दिलाती हैं। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा। भारत के इतिहास के प्रसिद्ध शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। उनका नाम सुनते ही युद्ध में उनके अदम्य साहस की याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शिक्षा भी उतनी ही प्रभावशाली थी? बचपन से ही उन्हें उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसने उन्हें एक कुशल योद्धा, प्रशासक और कूटनीतिज्ञ बनने में मदद की। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु श्री राम के संरक्षण में हुई थी, जो एक विद्वान और युद्ध कला के माहिर थे। उन्होंने पृथ्वीराज को शास्त्रों का ज्ञान, विभिन्न युद्ध कलाओं और शस्त्रास्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। इसके बाद उन्होंने अजमेर के प्रसिद्ध विद्वानों से विविध विषयों में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें राजनीति, दर्शन, गणित और विज्ञान भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया था। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती और अन्य युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल इतने अद्भुत थे कि कहा जाता है कि वह एक साथ कई योद्धाओं से लड़ सकते थे। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा ने उन्हें एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाया।
जो युद्ध के मैदान में भी उतना ही कुशल था जितना कि राज दरबार में। उनकी शिक्षा ने उन्हें अपने साम्राज्य का कुशलतापूर्वक शासन करने और अपने राज्य की रक्षा करने में मदद की। आज भी उन्हें एक महान योद्धा और एक कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में एक वीर शासक के रूप में विख्यात हैं। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था, जो चौहान वंश के एक महान राजा थे। सोमेश्वर ने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। वह एक कुशल योद्धा और प्रभावशाली शासक थे, जिन्होंने अपने शासन के दौरान कई युद्धों में विजय प्राप्त की। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 ईस्वी में हुई, जिससे चौहान वंश को एक बड़ा झटका लगा। उनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान ने उनके पश्चात शासन की बागडोर संभाली। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की तरह ही वीरता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में उन्हें मोहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा। सोमेश्वर की मृत्यु उनके युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके निधन से चौहान वंश को अपूरणीय क्षति पहुंची। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की विरासत को बखूबी निभाया और एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनके अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में अमर हैं। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर। पृथ्वीराज चौहान मध्यकालीन भारत के एक शूरवीर राजा थे, जिन्होंने चौहान वंश की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान के निधन के बाद अजमेर के सिंहासन पर बैठाया गया था। अजमेर पर शासन करना उस समय एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कई अन्य शक्तिशाली राजाओं का भी दावा था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी युवावस्था में ही असाधारण वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लिया था और युद्ध नीति में भी पारंगत थे। अजमेर के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने बड़े ही कुशलता और रणनीति से अपने विरोधियों को पराजित किया और अजमेर पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। अजमेर राज्य की प्राप्ति पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे न केवल चौहान वंश की शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों में विजय प्राप्त की और एक अजेय योद्धा के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने अजमेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर के रूप में विकसित किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शासन कौशल के कारण ही उन्हें इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में सम्मानित किया जाता है। अजमेर राज्य की प्राप्ति उनकी सफलताओं में से एक है, जिसने उनके साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और उन्हें एक अजेय शासक के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली राज्य की प्राप्ति। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतापी राजा के रूप में भारतीय इतिहास में विख्यात हैं, जिन्होंने अजमेर की गद्दी संभालने के पश्चात दिल्ली पर भी अपना शासन स्थापित किया। दिल्ली उस समय उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, जो कई राजाओं के आधिपत्य के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान ने असाधारण वीरता और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली के शासक भड़ग पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति से अवगत थे और उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ एक संधि करने का प्रस्ताव रखा। पृथ्वीराज चौहान ने चतुराई पूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें दिल्ली पर अपना दावा मजबूत करने का अवसर मिला। बाद में भड़ग के निधन के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना पूर्ण अधिकार। दिल्ली राज्य की प्राप्ति पृथ्वीराज चौहान की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता थी। इससे चौहान वंश की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बन गए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर के रूप में विकसित किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, युद्ध कौशल और राजनीतिक कुशाग्रता के कारण ही उन्हें इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में सम्मानित किया जाता है। दिल्ली राज्य की प्राप्ति उनकी सफलताओं में से एक है, जिसने उनके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उन्हें उत्तर भारत के सबसे प्रमुख शासकों में से एक बना दिया। आज भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध कौशल के किस्से लोकप्रिय हैं और उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर नायक के रूप में याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का भदानक और झेझक भुक्ति राज्य पर अधिकार। पृथ्वीराज चौहान
मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और राजनीतिक चतुराई से कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इन राज्यों में भदानक और झेज का भुक्ति भी शामिल थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अधीन कर लिया था। इन राज्यों में भदानक और झेज का भुक्ति भी शामिल थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे। पृथ्वीराज चौहान ने इन राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और उनका साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। भदानक और झेज का भुक्ति राज्य उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन राज्यों की सेनाएं कमजोर थीं और उनके राजाओं में एकता नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान ने इन राज्यों की कमजोरियों को भांप लिया और उन्हें अपने अधीन करने का फैसला किया। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले अपने सेनापतियों को इन राज्यों की सेनाओं को कमजोर करने के लिए रणनीतिक हमले करने का आदेश दिया। इन हमलों के कारण इन राज्यों की सेनाएं अस्त व्यस्त हो गईं और उनके राजाओं का मनोबल गिरा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मुख्य सेना के साथ इन राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लिया। भदानक और झेज का भुक्ति राज्य पर अधिकार स्थापित करने से पृथ्वीराज चौहान को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले इससे चौहान वंश के शासन क्षेत्र में वृद्धि हुई और उनकी शक्ति में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। दूसरे, इन राज्यों के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने से पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तीसरे, इन राज्यों के लोगों को चौहान वंश के शासन के अधीन आने से उनके शासन की वैधता और लोकप्रियता बढ़ी। भदानक और झेजक भुक्ति राज्य पर अधिकार स्थापित करना पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण सैनिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। इससे न केवल चौहान वंश की शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शासन कौशल के कारण ही उन्हें इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में सम्मानित किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार की नीति पृथ्वीराज चौहान ने अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के बल पर अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे। युद्ध कौशल और शक्ति का प्रदर्शन। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और शक्ति के कारण ही उनके विरोधियों में उनका भय बना रहता था। सामरिक गठबंधन और राजनीतिक चतुराई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने विरोधियों को पराजित करने के सामरिक गठबंधनों का भी सहारा लिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ संधियां की और उनसे समर्थन प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक चतुराई का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को अलग थलग करने और कमजोर करने की नीति अपनाई। राजनीतिक स्थिरता और कुशल प्रशासन। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता और कुशल प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल शासकों की नियुक्ति की और लोगों का समर्थन हासिल किया। साम्राज्य की रक्षा और सीमाओं का विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया और अपनी सेनाओं को मजबूत किया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया और कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार की नीति ने उन्हें उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बना दिया। उनके शासनकाल में चौहान वंश का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और उनकी वीरता और युद्ध कौशल के किस्से आज भी लोकप्रिय हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान मध्यकालीन भारत के एक वीर योद्धा और प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के बल पर और उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बने। उनकी प्रेम कहानी संयोगिता के साथ इतिहास के पन्नों में एक अमर प्रेम कहानी के रूप में दर्ज है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद्र की सुंदर और विदुषी पुत्री थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य के किस्से भी संयोगिता तक पहुंचे थे। दोनों के बीच कभी भी आमने सामने नहीं हुए थे, लेकिन उनकी ख्याति ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक गहरी चाह पैदा कर दी थी। संयोगिता के पिता जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनीतिक दुश्मनी थी।
जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें कई राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। जयचंद्र का इरादा संयोगिता का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करना था जो पृथ्वीराज चौहान को हरा सके। संयोगिता अपने पिता के फैसले से बेहद नाराज थीं। वह पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करना चाहती थीं। उसने एक तरकीब निकाली और अपने महल में एक चित्रकार को बुलाया। उसने चित्रकार से पृथ्वीराज चौहान का एक चित्र बनाने को कहा और उसे अपने पिता को दिखाने के लिए तैयार कर दिया। चित्रकार ने पृथ्वीराज चौहान का एक बेहतरीन चित्र बनाया। जब संयोगिता ने यह चित्र देखा तो उसका मन मोह लिया गया। उसने उस चित्र को अपने पास रख लिया और अपने पिता के स्वयंवर में जाने से इनकार कर दिया। जयचंद्र ने अपनी पुत्री के फैसले से क्रोधित होकर उसे बंदी बना लिया, लेकिन संयोगिता ने हार नहीं मानी। उसने एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और उसे स्वयंवर की जानकारी दी। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता के प्रेम और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने सेनापतियों के साथ कन्नौज की ओर कूच किया। स्वयंवर के दिन पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के सामने एक वीर योद्धा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सभी राजाओं और राजकुमारों को चुनौती दी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी असाधारण वीरता और युद्ध कौशल से सभी को पराजित कर दिया। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को माला पहनाई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास में एक अमर प्रेम कहानी बन गई। उनकी प्रेम कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के जीवन में चंद्रवरदाई का साथ है अटूट मित्रता और सहयोग की कहानी। चंद्रवरदाई एक महान कवि और वीर योद्धा थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें अपना राजकवि और सलाहकार नियुक्त किया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के हर कदम पर उनका साथ दिया। उनके युद्ध अभियानों में उनकी वीरता और रणनीतिक सलाह ने पृथ्वीराज चौहान को कई विजय दिलाई। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता और दरबार में उनकी कविता ने पृथ्वीराज चौहान की शोहरत को चतुर्दिक फैला दिया। पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्रवरदाई सिर्फ एक मित्र और सलाहकार ही नहीं थे, बल्कि उनके सबसे बड़े विश्वास पात्र भी थे। दोनों के बीच एक गहरा बंधन था जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के हर सुख और दुख में उनका साथ दिया। उन्होंने उनके विजयों का गायन किया और उनके पराजयों में उनका हौसला बढ़ाया। उनकी मृत्यु के बाद भी चंद्रवरदाई ने उनकी वीरता और शौर्य के किस्से गाकर उनके नाम को अमर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मित्रता इतिहास में एक अटूट मित्रता का प्रतीक बन गई। उनकी मित्रता इस बात का सबूत है कि सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में अटूट रहती है और जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाती है। खगरिया की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक निर्णायक विजय थी, जिसने उनकी शक्ति को और मजबूत किया और उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। खगरिया की लड़ाई वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच लड़ी गई थी। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, जो पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करता था और उसे कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहा था। उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए खगरिया के मैदान में एक विशाल सेना के साथ युद्ध करने का फैसला किया। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र की योजनाओं की भनक थी और वह भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपनी कुशल सेना को इकट्ठा किया और जयचंद्र की सेना का सामना करने के लिए खगरिया के मैदान में पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से भारी क्षति हुई। पृथ्वीराज चौहान की असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के कारण उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और जयचंद्र की सेना को धराशायी कर दिया। खगरिया की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय ने उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की। इससे न केवल चौहान वंश की शक्ति में इजाफा हुआ, बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। खगरिया की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की एक निर्णायक विजय थी, जिसने उनके साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया
और उन्हें उत्तर भारत के प्रमुख शासकों में से एक बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। अगले भाग में हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की तरह है तुमुल महोबा का युद्ध 1122 सीई और नागौर का युद्ध 1184 सीई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तराइन का प्रथम युद्ध 1990-1991 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1952 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। नमस्ते सभी दोस्तों, मैं वैदिक विजन्स के चैनल पर स्वागत करती हूं। हमारे चैनल पर हम वीर योद्धाओं और बहादुर व्यक्तियों पर वीडियो बनाते हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग उनके बारे में अधिक जान सकें। तो कृपया हमारे चैनल वैदिक विजन्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।